कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का पार्ट नंबर 2। टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन बट अदर देन कैश। इसमें हम सीखेंगे कि डिवेंचर्स को इशू किया जाएगा, लेकिन डिवेंचर्स को इशू करने के बदले में आपको कोई भी कैश नहीं मिलेगा। ठीक है। नॉर्मल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, कैश रिसीव कर रही है। लेकिन इस टॉपिक के साथ क्या होगा कि आप डिवेंचर्स को इशू करोगे लेकिन आपको कैश नहीं मिलेगा। सो बच्चे नेक्स्ट अभी हम सीखेंगे कि ऐसे हम कैसे कर सकते हैं कि आप डिवेंचर्स इशू भी कर दो और आपको पैसा बिल्कुल भी ना मिले। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आएगा परचेज ऑफ एसेट का। परचेज ऑफ एसेट कि अगर मैं किसी एसेट को परचेज करूं, नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं किसी से परचेज करती हूँ एसेट, तो एसेट परचेज करने के बदले में मैं कैश पे करती हूँ। लेकिन इसमें क्या, आप एसेट परचेज करोगे लेकिन एसेट को परचेज करने के बदले में आप कैश नहीं पे करोगे, आप क्या दोगे, डिवेंचर्स दोगे। ठीक है। हमारे पास एक वेंडर है, वेंडर से हम एसेट बाय करेंगे, एसेट परचेज करेंगे और एसेट को परचेज करने के बाद मैंने उसको कैश नहीं देना। कैश देने की जगह मैं उसको क्या दूंगी, डिबेंचर्स इश्यू कर दूंगी। देखो, एक तो नॉर्मली क्या होता है, मैं डिबेंचर्स इश्यू करूंगी, मुझे कैश मिलेगा, फिर मैं उसी कैश को यूज करती हूँ, एसेट बाय करूंगी और उसके कैश पे करूंगी। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कैश को डिलीट कर दिया। कैश को डिलीट करने के बाद एसेट्स परचेज कर लिए और उसी वेंडर को डिवेंचर्स इशू कर दिए। सो बच्चे इसमें चेक करो, हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगी। नॉर्मली एसेट्स को बाय करने की एंट्री जैसी आती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर आप पूछोगे कि मैम यहाँ पर आपने डिबेंचर्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा, वेंडर अकाउंट ही क्यों लिखा? क्योंकि एक बार मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूंगी एसेट्स को बाय करने की, डिबेंचर्स को इश्यू करने की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसमें हम पहले एसेट्स को बाय करने की बात करेंगे, डिबेंचर्स को इश्यू करने की बात नहीं कर रहे। सो एक बार हम सोचेंगे कि हमने एसेट्स को क्रेडिट पे बाय कर लिया, क्रेडिट पे परचेज कर लिया। बस इस बात का ध्यान रखना, जिस बंदे से हम एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं, फ्रॉम whom we purchase assets on credit is known as vendor। अगर आपके पास नेम गिवन है तो आप वेल एंड गुड, आप उसका नेम लिखिए, अदरवाइज आप क्या मेंशन करोगे, वेंडर अकाउंट। ठीक है जी। और ये तो हो गया एसेट्स को परचेज करना, एसेट्स को बाय कर लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आएगी इश्यू ऑफ डिबेंचर की टर्म, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो, आपको भी पता है कि हम डिबेंचर्स को 3 मेथड से इशू कर सकते हैं। फर्स्ट है एट पार, ऑन डिस्काउंट और लास्ट वन इज अ प्रीमियम। पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। अगर एट पार, तो यहाँ पर अगर मैं एट पार डिबेंचर्स इश्यू कर रही हूँ तो एंट्री क्या आएगी, जिस वेंडर से मैंने एसेट्स परचेज करे हैं उसी वेंडर को यहाँ पर हम कर देंगे डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू जो भी 9% 10% जो कुछ भी गिवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी। वेंडर्स को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वेंडर हमारा एक लाइक अ क्रेडिटर है जिसको मैंने डिबेंचर्स देके अपनी लायबिलिटी खत्म करनी है। ठीक है। मेरी जो उसके टुवर्ड्स लायबिलिटी है उसको मैंने खत्म करना है, इसीलिए मैंने वेंडर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अगर पर्सनल अकाउंट से देखें तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है। पहले मैंने एसेट्स को बाय करा, वेंडर मुझे दे रहा था, वेंडर गिवर था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर वेंडर डिबेंचर्स को रिसीव कर रहा है। ठीक है। तो वेंडर क्या बन गया, रिसीवर, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अदरवाइज हम देखा जाएगा कंपनी अपनी लायबिलिटी को खत्म कर रही है डिबेंचर्स को इश्यू करके। एसेट्स को बाय करने की तरफ जो उसकी लायबिलिटी आई थी ना, जो मैंने क्रेडिट पे बाय करा था उसकी लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी मेरी डाउन जाएगी, डिक्रीज होगी, तो मैं उसको क्या कर देती हूँ, डेबिट कर देती हूँ। नेक्स्ट आ गया डिस्काउंट।
अगर मैं डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करती हूँ तो एंट्री क्या आएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%, 10%, जो कुछ भी आपके पास रेट गिवन है आप वही नोट कर दोगे, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। रूल हमारा डिस्काउंट का सेम रहेगा, बस एंट्री में थोड़ा सा चेंज आया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीमियम, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अगर मैंने प्रीमियम इशू करा तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, बाकी रूल हमारा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए तो आपको बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती है, जिस वैल्यू से मैं एसेट को परचेज करती हूँ उसको मैं क्या बोलती हूँ, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कि मेरी परचेज करने की वैल्यू क्या है, मैंने किस वैल्यू पे एसेट को परचेज करा। इसी परचेज कंसीडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेंडर को कितने डिबेंचर्स इशू करोगे। ठीक है जी, देखो यहाँ पर परचेज कंसीडरेशन के बेसिस पे एंट्री आएगी, यहाँ वेंडर अकाउंट को डेबिट भी मैं परचेज कंसीडरेशन के साथ ही करूंगी। परचेज कंसीडरेशन आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे वो आप एट पार इश्यू करो, डिस्काउंट पे करो, प्रीमियम पे करो, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चेंज आएगा तो वो किस पे आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स पे, कि मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू कर रही हूँ। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करूंगी, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। सो इशू प्राइस क्या है, जिस वैल्यू पे मैं डिवेंचर्स को इशू कर रही हूँ। अगर मैं एट पार, लेट सपोज मेरा डिवेंचर 100 रुपी का है, तो एट पार इशू प्राइस यहाँ पर क्या बन जाएगा, 100 रुपीज। अगर डिस्काउंट है मेरा 10 रुपीज का, तो इशू प्राइस क्या बन जाएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹90। और अगर मैं 20 रुपीज प्रीमियम इशू कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरा इशू प्राइस क्या बन जाएगा, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। बस आपने इसी फॉर्मूला को याद रखना है कि मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स डिपेंड करते हैं मेरे इशू प्राइस पे, परचेज कंसीडरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को करते हैं इसके साथ। सो फर्स्ट चेक करिए, अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, यहाँ पर एन आएगा, परचेज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फॉर ₹2 लाख। उसने एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को बाय कर लिया है, पेएबल एज ₹65,000 बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो मैंने अभी क्या डिस्कस करा, परचेज ऑफ एसेट। तो यहाँ पर एक थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ से क्या डिलीट कर रही हूँ, बिजनेस को डिलीट करके मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूँ मशीनरी। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे भाई बिजनेस कैसे आ गया, बिजनेस का कॉन्सेप्ट मैं बाद में करवाऊंगी आपको। ठीक है, मैंने मशीनरी परचेज करी, अनन्या लिमिटेड ने परचेज करी है, किससे परचेज करी है मुझे पता नहीं, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वेंडर। सो फर्स्ट एंट्री आपकी आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी को बाय करने की एंट्री आएगी ना, तो एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज करी है नहीं पता, तो क्या आ जाएगा, टू वेंडर अकाउंट। वैल्यू कितनी है, ₹2 लाख। 2 लाख की मैंने क्या परचेज कर ली है, मशीनरी। तो 2 लाख मेरा क्या बन गया, परचेज कंसीडरेशन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पेएबल एज 65,000 बाय चेक। मैंने इसी पर्सन को 65,000 की बाय चेक पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट पार्शली पेमेंट कर रहे हैं, 2 लाख रुपीस की वैल्यू थी, लेकिन मैंने इसको बाय चेक, तो क्या अगर पेमेंट करेंगे बाय चेक तो बैंक से पैसा चला जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो इसीलिए मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया
विद अ वैल्यू ऑफ ₹65,000। देखिए मेरे पास टोटल वैल्यू पेमेंट कितने की थी, 2 लाख की। 65,000 का मैंने चेक इशू कर दिया, ये यहाँ से मैं डिडक्ट कर दूंगी तो मेरे पास बैलेंस कितने का बचा, 65,000 का। लास्ट मैंने क्या डिस्कस करा था, डिबेंचर्स हम इशू करते हैं परचेज कंसिडरेशन के। देखो अगर मैंने 2 लाख में से 65,000 का चेक दे दिया है तो मेरे पास 1,35,000 बचे, तो इसी वैल्यू के ही मैं डिबेंचर्स इशू कर सकती हूँ। मैं 2 लाख के डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। अगर मेरे पास कोई भी पेमेंट ऐसी नहीं है देन मैं 2 लाख के इशू करूंगी, अदरवाइज मैं किसके इशू करूंगी, जितना मेरे पास वैल्यू होगा। देखो परचेज कंसिडरेशन टोटल ये है, ये मैंने ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया। बैलेंस परचेज कंसिडरेशन जो हमारे पास बची है हम सिर्फ उसी के डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर हमारी इसी एंट्री में हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, इसी एंट्री में हम मर्ज कर देंगे हमारी परचेज कंसिडरेशन को। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या रहेगा डिस्काउंट पे, तो क्या करेंगे, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू 10%। किसका 10%, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है 100, 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। तो यहाँ पर हमारा इश्यू प्राइस भी कितना आ गया, ₹90। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी परचेज कंसिडरेशन लेंगे, बैलेंस्ड परचेज कंसिडरेशन, जिसके मैंने डिबेंचर्स इश्यू करने हैं 1,35,000 डिवाइडेड बाई 90। तो यहाँ पर 15 9 35, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए हमारे पास, 1500 डिबेंचर्स। इसका मतलब मैं टोटल 1500 डिबेंचर्स इश्यू कर सकती हूँ। ठीक है जी, तो बेटे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डिस्काउंट है, डिस्काउंट को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर डेबिट कर दूंगी। तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्री रहेगी सेम, एंट्री में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसे कंपोजिट एंट्री रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करवा दूंगी। देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 रुपीज। टोटल कितना आ गया, 15,000। याद रखना है हमेशा 9% डिबेंचर्स में ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगी। तो फेस वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000 रुपीज। ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट का हमारा बैलेंस मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने सेकंड एंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एंट्री नंबर 2 क्या आएगी, सो एंट्री नंबर 2 आएगी आपके पास नॉर्मल पेमेंट की, जितनी मैंने उसको पेमेंट करी बाय चेक। तो एंट्री क्या आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 65,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और इसके साथ हम अभी डिबेंचर्स को इशू करने की एक एंट्री और रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस बचा था हमारे पास, बैलेंस परचेज कंसिडरेशन 1,35,000 टू, यहाँ पर अभी क्या आएगा, पहले डिस्काउंट आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो डिस्काउंट में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1500 मल्टीप्लाई बाय 10, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट तो कितनी आ गई 15,000। यहाँ पर 9% डिबेंचर्स में आएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 फेस वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,50,000। तो बच्चे आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली चेक कर लेना। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस का। सो बिजनेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, बिजनेस का न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगी परचेज ऑफ बिजनेस को।
सो परचेज ऑफ बिजनेस, तो इसके न्यूमेरिकल की तरफ हम बाद में जाएंगे। एंट्री क्या आएगी, परचेज ऑफ बिजनेस। देखो जब भी मैं किसी से एक एसेट परचेज करूंगी तो मेरे पास सिर्फ वही एक एसेट आएगा, लेकिन अगर मैं उसी पर्सन से उसका प्रॉपर बिजनेस बाय कर लूँ तो उस बिजनेस में मेरे पास जो भी एसेट्स हैं वो भी मुझे मिलेंगे। अगर उस बिजनेस में कोई भी लायबिलिटीज है वो भी मुझे मिल जाएंगी। अगर एसेट्स मुझे मिल रहे हैं तो एसेट मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, अगर उसकी लायबिलिटीज मुझे मिल रही हैं तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। सो अगर एसेट इंक्रीज होते हैं तो मैं उसको क्या करती हूँ, डेबिट। ये हमारे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, क्रेडिट। सिंपल है, वही फंडा मैंने अभी अप्लाई कर देना है इसी क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो एंट्री देखिए, नॉर्मली एंट्री क्या आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली मैं वेंडर लिखती हूँ ना पहले, अभी तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज भी हो रही है इसीलिए पहले मैं लिखूंगी टू लायबिलिटीज अकाउंट, देन टर्न आएगी किसकी, वेंडर अकाउंट की, ठीक है जी। लेट्स सपोज मैंने उस बंदे से उसका बिजनेस बाय करा है 30 लाख का, ठीक है। इसमें मुझे एसेट्स मिल रहे हैं 32 लाख के, लायबिलिटीज मिल रही हैं मेरे पास 4 लाख की, ठीक है। अभी अब ध्यान से देखो, मैंने उस बंदे से बिजनेस बाय करा है, 32 लाख के क्या मिल रहे हैं, एसेट मिल रहे हैं और लायबिलिटीज मिल रही हैं 4 लाख की। 32 लाख और 4 लाख, कहीं ना कहीं मैंने इन लायबिलिटीज को पे तो अपने एसेट्स में से करना है। तो अगर देखा जाए मेरे पास नेट एसेट्स मुझे कितने मिलेंगे, 28 लाख के। 28 लाख की चीज मैं बाय कर रही हूँ लेकिन मैं पे कितना करूंगी फ्यूचर में, 30 लाख रुपीज। मैं उस बंदे को एक्स्ट्रा वैल्यू पे कर रही हूँ। एक्स्ट्रा वैल्यू मैं क्यों पे करूंगी, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मेरे एक्स्ट्रा वैल्यू पे करने का रीजन क्या है, कि उस बिजनेस की रेपुटेशन हो सकता है काफी अच्छी हो, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर उस बिजनेस की गुडविल अच्छी थी। उसी जो एक्स्ट्रा वैल्यू 2 लाख की मैं पे कर रही हूँ वो किस रीजन, वो रीजन क्या, उसका गुडविल है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने का, 2 लाख का। देखो अभी हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच कर रहा है। अभी ऑपोजिट इसकी एक एंट्री और करेंगे। लेट्स सपोज मैंने उस पर्सन से एसेट्स बाय करे हैं कितने के, 36 लाख के। लायबिलिटीज मुझे मिल रही हैं 2 लाख की, लेकिन मैं उस पर्सन को पे कितना कर रही हूँ, ओनली 30 लाख। यहाँ पर मुझे नेट एसेट्स कितने मिल रहे हैं, टोटल एसेट्स 36 लाख माइनस लायबिलिटीज 2 लाख, तो मुझे एक्चुअल में नेट एसेट्स कितने मिले, 34 लाख के। 34 लाख की वैल्यू रिसीव कर रही हूँ लेकिन मैं पे कितना कर रही हूँ, ओनली 30 लाख। इसका मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू से मैं लेस पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लेस पे करने की वजह से। लेस पे करने की वजह से मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इसी ये प्रॉफिट हमें बार बार नहीं ना होगा, इसीलिए मैं इसको क्या बोल दूंगी, मेरा क्या बन गया, कैपिटल प्रॉफिट। और जब भी कैपिटल प्रॉफिट आएगा उस कैपिटल प्रॉफिट में से मैं रिजर्व क्रिएट कर लूंगी एंड दैट रिजर्व विल बी नोन एज कैपिटल रिजर्व। तो जो भी बैलेंस वैल्यू है उसको मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस ये हमारा 1 मार्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। सो इसको आपने अच्छे से करना है कि कहाँ पर गुडविल आ रही है, क्यों आ रही है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है और क्यों आ रहा है। और देखो यहाँ पर भी मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो चेक करिए, ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर रुपीज 40 लाख रुपीज एंड टू कवर द लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 7 लाख। 7 लाख की लायबिलिटीज आ रही हैं, 432 लाख 40,000 मैंने
₹4,32,40,000 ये क्या बन जाएगा, परचेज कंसीडरेशन। ग्रीन लिमिटेड ने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कौन है, वेंडर है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा जिसमें एसेट्स मिल रहे हैं, लाइबिलिटीज मिल रही है, कितने का, ₹4,32,40,000। तो ये हम यहाँ पर इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री चेक करो, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 40 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 लाख रुपीस। टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, वेंडर है ना स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 32,40,000 रुपीज। अभी हम देखें यहाँ पे हमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, चेक करते हैं। नेट एसेट्स निकालो, 40 लाख में से 7 लाख की लाइबिलिटीज कर दी माइनस, नेट एसेट्स कितने मिल रहे हैं, 33 लाख की। 33 लाख के मुझे नेट एसेट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं उसको पे कितना कर रही हूँ, 32,60,000। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 40,000, 32,40,000। यहाँ पर मेरे पास 60,000 का जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसको यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री चेक कर लो, समझ आ गई सभी को। इसके बाद में हम रीड करते हैं, पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो डिस्काउंट वाली एंट्री है एंट्री। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी सेकंड एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डिबेंचर्स को इशू करने की। तो एंट्री क्या आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। तो वेंडर यहाँ पर हमारा कौन है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो एंट्री क्या आएगी, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डेबिट 32,40,000। डिस्काउंट पे इशू करा तो एंट्री क्या आएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन 32,40,000 अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे आएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, और कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ के साथ हम इसको डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36,000। तो क्या लिखेंगे, 36,000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा, 3,60,000 रुपीज़। नेक्स्ट आएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 10% डिबेंचर, डिबेंचर में ऑलवेज क्या जाएगी, हमारी फेस वैल्यू, और यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 लाख। अभी हमने क्या करना है, क्या मेरे डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं, इसको टोटल करोगे 36 लाख बन रहा है, और इसका भी क्या बनेगा, 36 लाख। ये हो गया हमारा परचेज ऑफ बिजनेस के साथ। अभी इसी में हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, तो ये आप चेक कीजिए। फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि एक बिजनेसमैन ने, यहाँ पर हमें नेम वगैरह नहीं गिवन, तो हम इसको वैसे ही करेंगे। सो फर्स्ट क्या गिवन है कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस परचेज करा है, तो इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट जो है मिसिंग है, फुल स्टेटमेंट। बिजनेस परचेज करा है जिसमें उसको एसेट्स भी मिल रहे हैं, लाइबिलिटीज भी मिल रही हैं। It was decided to pay for the purchase consideration as ₹7 lakh through check and balance by issue of 2 lakh 9% debentures of ₹20 each at a premium of 25%। देखिए, नॉर्मली क्वेश्चंस में मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं थे, मैंने खुद कैलकुलेट करे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, परचेज कंसिडरेशन पर। मुझे परचेज कंसिडरेशन नहीं पता, परचेज कंसिडरेशन कितने की है। उसने क्या बोला, इट वो डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए मैं ये वैल्यूज पे कर रही हूँ। मैंने एक चेक दिया है या फिर मैंने एक डिबेंचर इश्यू करी है। देखो, चेक मैंने कितने का पे करा है, 7 लाख रुपीज का। हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर ही लेते हैं। और डिबेंचर्स मैंने कितने इशू करे,
डिबेंचर्स देखो, मैंने 2 लाख डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, ऑफ ₹20 ईच, ऑफ ₹20 ईच है। 2 लाख को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 लाख रुपीज। ठीक है जी, 40 लाख रुपीज पे मैंने क्या करा है, डिबेंचर को इशू करा है विद द प्रीमियम। तो प्रीमियम ऐड कर देंगे, डिस्काउंट माइनस करते हैं फेस वैल्यू में से और प्रीमियम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 2 लाख। प्रीमियम की वैल्यू कितनी, 25%। 25% ऑफ व्हाट, 20 रुपीज का 25%। 20 रुपीज का 25%, तो कितना आ गया, 5 रुपीज। 5 रुपीज आ गए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 10 लाख। टोटल मैं उस बंदे को कितना अमाउंट पे कर रही हूँ, इसको ऐड कर दो, कितना आ गया, 57 लाख। तो 57 लाख रुपीज आपकी क्या बन जाएगी, परचेज कंसिडरेशन। सो बच्चे इसमें ध्यान रखना, परचेज कंसिडरेशन नहीं गिवन, परचेज कंसिडरेशन हमने खुद कैलकुलेट करी है। ठीक है, और चेक करो, बिल्डिंग बाय करी है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, जो भी हमारे एसेट्स हैं हम उनको डेबिट करते जाएंगे, जो लाइबिलिटीज है हम उसको क्या करते जाएंगे, क्रेडिट करते जाएंगे। तो एंट्री क्या आएगी आपके पास, बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग काउंट डेबिट। देखो इसमें ध्यान किस बात का रखना है कि आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, एक है बुक वैल्यू, एक है एग्रीड वैल्यू। मैं किस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, हमारी एग्रीड वैल्यू पे। एग्रीड वैल्यू कितनी है, 35 लाख। नेक्स्ट क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 8 लाख। नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 4 लाख। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 4 लाख। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, 3 लाख। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, 1 लाख रुपीज। परचेज कंसिडरेशन 57 लाख है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 वेंडर अकाउंट 57 लाख। अभी मैंने क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल मैच करके देखना है। टोटल हमारे पास इसका कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का 61 लाख। अभी डेबिट साइड का चेक करते, 50 कितना आएगा, 35 प्लस 8 43, 43 प्लस 4 47, 47 प्लस 4 51 लाख। 51 लाख आ रहा है हमारे पास इसका बैलेंस। तो अभी हम इसको डिफरेंस देख ही रहे हैं कि मेरे पास अगर मैं इसको टोटल को ना भी मैच करूं, हम नेट एसेट्स निकाल सकते हैं। नेट एसेट्स की वैल्यू चेक करो बच्चे, कितनी आएगी, टोटल एसेट्स 51 लाख माइनस 4 लाख, कितना आ गया आपके पास, 47 लाख। 47 लाख का मैंने बिजनेस परचेज करा, लेकिन मैं पे अमाउंट कितना कर रही हूँ, 57 लाख। जो वैल्यू मैं कम पे कर रही हूँ, क्यों पे कर रही हूँ, हो सकता है कि वो आपके पास क्या बन जाए, उसकी बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी हो, इसीलिए उसकी रेपुटेशन के लिए मैं यहाँ पर क्या ऐड कर रही हूँ, गुडविल ऐड कर रही हूँ। और गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफरेंस निकाल दो, कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपीज। गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी, 10 लाख रुपीज। और नेक्स्ट एंट्री हम अभी इसकी रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर के पास वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन कितने की, 57 लाख की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 57 लाख। नेक्स्ट मैंने इसको जो पे करा बाय चेक, तो क्या आएगा, 2 बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, 7 लाख रुपीज, वो आ जाएगा। नेक्स्ट 2 10% 9% जितने भी डिबेंचर्स गिवन है वो आएंगे। वैल्यू कितनी थी, 2 लाख डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ ₹20, कितना आ गया, 40 लाख। नेक्स्ट मैंने प्रीमियम इशू करा था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 10 लाख। टोटल वैल्यू हमारी होगी कंप्लीट। तो बच्चे आपने इन क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना है कि आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, या फिर जैसे हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करा, या फिर मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस करा, देन मैं डिबेंचर्स को नॉर्मली किसी एसेट को बाय करने की वजह से इसको इशू कर रही हूँ,
इसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीडियो को प्रॉपरली देख लेना। अगर आपको लगे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप कौन सी टॉपिक को करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक आपको लगता है डिफिकल्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हमारा नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्लस जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं इस चैप्टर के वो हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, वेरी इजी टॉपिक। और देन हम इसको सीखेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये टॉपिक मेरे अपकमिंग वीडियोस में रहेंगे। 2 से 3 लेक्चर मैं लगाऊंगी डिबेंचर के, और जिसमें हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा टारगेट है, बेसिक हमारा टारगेट क्या है, 23 मार्च के टारगेट को हम अचीव कर सके, अपने जो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हैं वो हम अचीव कर सके। सो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर आपको लगे आपके लिए हेल्पफुल है तो आप खुद भी इसको देखना, खुद रिवाइज करना टॉपिक को, नया टॉपिक जो करना होगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना। और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके।